बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सज्जाद हुसैन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिनकी ऑडियो, जिनकी आवाज आपने अक्सर सुनी होगी और उन्होंने अपनी आवाज के बलबूते पर पूरी दुनिया में राज किया, बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने इंडिया में भी अपनी खूब जो है उनकी पजीराई हुई। इसके अलावा उन्होंने स्टेज पर भी काम किया, टीवी के अंदर काम किया, रेडियो के ऊपर उन्होंने बेशुमार काम किया और वो वीडियो आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। और उनकी जो शादियां हैं, उन्होंने 3 शादियां की और तकरीबन वो 5 जो उनके बहनों के वो छोटे भाई थे। और ये तो उनकी फैमिली के बारे में हम आपको बताएंगे अपने व्लॉग के अंदर, और उस पर्सनैलिटी के बारे में भी बताएंगे आज के व्लॉग में जिन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी काम किया। ये ऐसी मशहूर जमाना फिल्म थी 60s की, जिसके अंदर दिखाया गया था कि किस तरह से जो ऑटोमन अंपायर है उसके खिलाफ अरबों ने किस तरह से बगावत की। उसके अंदर भी इनको एक रोल मिला। और ए पैसेज टू इंडिया एक मूवी है, इसके अंदर भी उन्होंने काम किया। आज हम बात करेंगे ज़िया मोइनुद्दीन साहब की, जो 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। और वो अगर उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो उनकी जो फैमिली है वो काफी वसी फैमिली थी। उनके वालिद साहब जो थे खादिम मोइनुद्दीन साहब उनका नाम था, और उनकी 5 बहनें थी, 3 भाई थे और उनके कुछ भाई इंतकाल भी किया उन्होंने, और उसके बाद इनकी पैदाइश हुई थी। तो फैमिली में काफी खुशी थी कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब पैदा हुए हैं। उन्होंने अगली जो तालीम है उन्होंने स्कूल से हासिल की और फिर वो जीसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की। और इसके बाद उनको लगा कि वो एक आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी शख्सियत को संवारा और इसी के ऊपर काम किया। उन्होंने ड्रामा, मौसीकी, तदरीस से वो उनका लगाव था और वो ड्रामे के अंदर भी काफी सारा उन्होंने काम किया, ड्रामा में भी। और फिर जब उनकी एक लाइफ के अंदर काफी टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि इंसान की लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा वक्त होता है जब उसने अपना टर्निंग पॉइंट लेना होता है। तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब की जो लाइफ है 1951 के अंदर उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। एक फेलोशिप के तहत वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए और उनको एक फेलोशिप मिली जिससे उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो रेडियो के सिलसिले में ही उनकी एक फेलोशिप थी। वहां पर जब वो रहे तो उनको ये एहसास हुआ कि क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, उन्हें एहसास हुआ कि वो स्टेज पर काम करें। और फिर उन्होंने बाकायदा स्टेज के ऊपर भी काम करना शुरू किया और उन्होंने वहां पर बड़ी शोहरत हासिल की। और वहां पर उन्होंने जो टेक्निकल स्किल्स थी वो भी सीखी, प्रोफेशनल स्किल्स वो भी सीखी। और इसी फेलोशिप के तहत जो असल ज़िया मोइनुद्दीन साहब थे, उनकी जो रियल पर्सनैलिटी थी वो निखर के सामने आई और लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत में वो ज्यादा से ज्यादा इजाफा हुआ। इसके बाद मजीद उन्होंने अपना सफर यही नहीं रोका। जब उन्हें पता चला, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर, जिस तरह कहते हैं डिस्कवर योर सेल्फ, उन्होंने जब अपने आप को डिस्कवर किया तो उन्हें लगा कि वो स्टेज की तरफ ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, एक्टिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, बोल ज्यादा अच्छे सकते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनके तहत वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो 1960 में वो लंदन चले गए और वहां पर भी उन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी जो पहचान है वो सरहद पार इंडिया के अंदर भी उन्होंने मनवाई। एक मूवी उन्होंने बनाई थी ए पैसेज टू इंडिया, इस फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया और इस मूवी के अंदर उन्होंने अदाकारी के फन जो है वो जाहिर किया। फिर उन्होंने हॉलीवुड की जो एक मशहूर जमाना फिल्म है 60s की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसके अंदर भी काम किया। उनको एक रोल मिला था जिसके अंदर उन्होंने काम किया और अदाकारी अपनी मनवाई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में पाकिस्तान से ये करैक्टर होना जो है ये उस टाइम पे बड़ी एजाज की बात समझी जाती है। आप मूवी के कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके पर्पस या उसकी फ्रेमिंग से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो मूवी की प्रोडक्शन है, जो उसके अंदर जो वर्क किया गया है वो आउट क्लास है। उसके अंदर जो ऑटोमन अंपायर है उसको किस तरह से गिराया गया अरबों की मदद से, और फिर किस तरह से ये अरब रियासतें जो है वो टूट फूट का शिकार हुई और अरब रियासतों में मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने अपने इलाके के अंदर हुकूमतों को बनाया। और हमारी जो तुर्की की मेन सल्तनत थी, जो तकरीबन 30 इस्लामी ममालिक से ज्यादा फैली हुई थी, वो टूट फूट का शिकार हुई और सारे लोग जो हैं वो अपने अपनी
सरहदों को उन्होंने अपना अलग-अलग मुल्क बनाकर अपनी जो है किंगडम वो बना दी। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है मूवी, लेकिन हम थोड़ा सा टच कर रहे हैं कि ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने किस तरह से उस फिल्म के अंदर काम किया। 1964 में ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम साल है जब पीटीवी जो है वो एज ए एजुकेशनल जापान की मदद से इंस्टीट्यूट जो है एज ए उसने काम करना स्टार्ट किया और ब्लैक एंड व्हाइट इसकी जो ट्रांसमिशन है ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई। और आप सबने देखा होगा जब 1965 की जंग जो है जब भारत और पाकिस्तान की होती है तो उसके अंदर हमने बेशुमार ऐसे मिली नगमे भी देखे जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के हैं, वो उस टाइम पे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर नशर होते थे। जबकि उससे पहले जो रेडियो पाकिस्तान है वो अपने लिहाज से एक ऐसा मीडियम, एक हॉट मीडियम के तौर पर काम कर रहा था जो कि पूरे पाकिस्तान के दूर दराज एरिया के अंदर रेडियो पाकिस्तान ही सुना जाता था। क्यों? तब एफएम नहीं था और अखबार की जो रसाई है वो हमारे दूर दराज के जो एरिया है वहां पर नहीं हो पाती थी। इवन के कुछ एरियाज में अखबार 2 से 3 दिन बाद पहुंचता था। लेकिन जब रेडियो आया तो इसने वो जो फासला है उसको समेट दिया और रेडियो के ऊपर जो नशरियात हैं, जितनी भी जंगी जो हालात हैं वो सारे बेहतर तरीके से लोगों के पास पहुंचने लगे। उसके बाद जैसे ही टीवी आया तो विजुअलाइजेशन जो है उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया और इसके अंदर ज़िया मुहिउद्दीन साहब को एक मुशीर के तौर पर भी उनको ये खिदमत सर अंजाम देने के लिए कहा गया, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और वो बस बनते बनते ही रह गए। अदरवाइज वो पाकिस्तान टेलीविजन के मुशीर के तौर पर भी उन्होंने काम करना था। 1971 के अंदर उन्होंने टीवी के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन बूस्ट कर चुका था। 1971 में उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज जो प्रोग्राम है उसका आइडिया उन्होंने दिया और वो आइडिया उनका इतना अच्छा था कि वो आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया पीटीवी मैनेजमेंट की जानब से, प्रोड्यूसर्स की जानब से। और फिर उन्होंने उस आइडिया के तहत जब उन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उस प्रोग्राम ने जो अपना ऑडियंस है उसको बहुत ज्यादा अपील किया क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उस प्रोग्राम के तहत काफी सारे व्यूवर्स के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके प्रोग्राम के अंदर इतने मायनाज लोग आते थे कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे, जिसके अंदर जोश मली आबादी, मुश्ताक यूसुफी, वहीद मुराद, हफीज जलंधरी साहब, मुनव्वर जरीफ जो कि मायनाज एक्टर हैं अपने दौर के, और इसके अलावा अशफाक अहमद साहब वो भी बड़े अच्छे लिखारी हैं। ये ऐसे ऐसे लोग थे जो उनके प्रोग्राम के अंदर आते थे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज, इतने बड़े लोग, इतने बड़े फनकार किसी एक स्टेज प्रोग्राम के अंदर आएंगे और आप उनके साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली अच्छी रेटिंग मिलेगा और उसका कंटेंट भी अच्छा होगा। आज के दौर में हमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कंटेंट की कमी है, अच्छे प्रोग्राम्स की कमी है और हमारे यहाँ इतने बड़े लेजेंड जो हैं उनको बेवकूफ़ इकट्ठा किसी एक प्रोग्राम में दिखाना और पेश करना ये भी बड़ा एक मैनी रखता है और बड़ा मुश्किल का काम है। इसके अलावा ज़िया मुहिउद्दीन साहब की जो अगर खिदमात की बात करें तो उन्होंने मरसिया ख्वानी के अंदर बड़ा नाम कमाया। उन्होंने वाक़या करबला और जितने भी शोहदा करबला हैं उनके वाक़यात को एक नसर की सूरत में भी उन्होंने पढ़ा है और उनकी फिर मरसिया ख्वानी जो है ये भी बड़ी मशहूर है। उन्होंने जोश मली आबादी को भी पढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़े शानदार अंदाज में शिकवा जवाब शिकवा, इसके अलावा उनकी बेशुमार ऐसी जो शायरी है जो लोग पसंद करते हैं वो भी ज़िया मुहिउद्दीन साहब की ही आप ज़बानी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और आपने अक्सर टीवी पर भी सुनी होगी। इसके अलावा शायरी के अंदर उनका कोई तोड़ नहीं था, जो शेर पढ़ने का उनका स्टाइल था वो बड़ा दिलचस्प था। इसके अलावा जो उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान को वो इतना अच्छा बोलते थे कि शायद आज हमारे दौर के अंदर शायद किसी ऐसे टीवी के ऊपर, आज मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे टीवी के ऊपर जो प्रॉपर उर्दू है वो बोली जाती है। वो पीटीवी का ऐसा जमाना था जब आप विदाउट स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज वर्ड लाइक इंग्लिश या पंजाबी या कोई और किसी भी जुबान का, अरबिक का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर आप उर्दू बोलें। आज के दौर में हम अक्सर उर्दू भी बोलते हैं लेकिन उसके अंदर हमारे अंग्रेजी के या इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ज़िया मुहिउद्दीन साहब के अंदर ये खूबी थी कि वो सिर्फ उर्दू बोलते थे और बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलते थे। उन्होंने 3 शादियां की, उनकी एक बीवी से उनकी एक बेटी भी है, ये उनकी जाती जिंदगी है। फिर उनकी जो खिदमात हैं ये भला कैसे हो सकता है कि एक बड़ी ऐसी अच्छी शख्सियत जिनकी खिदमात इतनी ज्यादा हो अपने मुल्क के लिए, अदब के लिए,
फन के लिए, तो उनको वो अवार्ड से ना नवाजें। उन्होंने तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज भी हासिल किया, इससे उन्हें नवाजा गया। और बिलाकर इंसान की जिंदगी का जो सफर है ये इख्तिताम की जानब है, हमारी जिंदगी में इख्तिताम की जानब है। ज़िया मोइनुद्दीन साहब 13 फरवरी 2023 को कराची के अंदर खालिक हकीकत से जा मिले, और यूं उनका जो सफर है, उनकी जो लाइफ है वो तो तमाम हो गई, और लेकिन शायद उनका जो फन है ये ना तमाम है, और ये हमेशा के लिए अमर है। जब तक अबलागियात के जराए हैं तब तक ये चीजें आप ज़िया मोइनुद्दीन साहब की देखते रहेंगे।